तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और उसके केसेस। जैसे लिफ्ट में होता है, एलिवेटर में होता है, ठीक है, कि एलिवेटर में अगर कोई मास रखा गया तो उस पर कितनी फोर्सेस लगेगी, उसका फ्री बॉडी डायग्राम और ये सब चीजें अब सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानिए। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। लेट सपोज करिए एक सरफेस है जिसका नाम मैंने ए दिया है और एक मास है कैपिटल एम, जिसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो क्या है, बी। तो जब भी एक मास दूसरे सरफेस पे रखा जाता है तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये मास की जो सरफेस है ये इस पे क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, और ये जो सरफेस है इसके उस पे क्या लगाएगी, सरफेस पे एक फोर्स लगाएगी, जो कि दोनों क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं mg। अब इसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो एक्शन, अगर इसको एक्शन बोलते तो ऊपर वाला क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक। और ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक। मीन्स कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे रखे गए हैं, दो सरफेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उन पे लगने वाली फोर्सेस क्या कहलाती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यहां के केस में क्या है कि बॉडी अभी रेस्ट पे है, अभी बॉडी क्या है, मोशन में नहीं है, ठीक। और अगर मोशन में नहीं है तो उस समय केवल क्या लग रही है, यहां ग्रेविटी लग रही है और उसके जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल फोर्स भी क्या है, एक तरीके की कॉन्टैक्ट फोर्स है। बट यहीं पे अगर बॉडी मोशन में होती है, अगर बॉडी क्या हो, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो दो सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है जो कि इस मोशन को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। जिस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दो तरीके की होती है। यहां पे जो हमें पढ़ाई जाएंगे वो दो तरीके की कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाई जाएंगी, जो कि है नॉर्मल फोर्स और दूसरी है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो बात है वो अगले लेक्चर में करेंगे, अभी हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो नॉर्मल फोर्स जो होती है बेटा, वो क्या होती है, जब बॉडी मोशन में अभी नहीं हम मान रहे हैं, उस समय दो सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक नीचे लग रहा है mg और उसके जस्ट ऊपर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द component of contact force which acts on the perpendicular direction to the surface, perpendicular direction टू द सरफेस। मीन्स जब भी कभी भी हमेशा नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगी तो वो नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऑलवेज। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी नॉर्मल फोर्सेज होती हैं वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी होती है। जैसे अगर इसकी मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं ए सरफेस की, तो वो क्या होगी हमारे लिए, mg होगी, और इस बॉडी के लिए जो हमारी जो लगेगी एक्शन जो होगा इस सरफेस के लिए, वो हमारा क्या होगा, नॉर्मल। तो यहां ना दिखा के हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली सरफेस से दिखाते हैं कि हाँ भाई इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, बट एक्शन में जो नॉर्मल फोर्स लगती है वो क्या लगती है, ये दो कनेक्टेड सरफेसेस के पास लगती है। एक नीचे की साइड लगेगी mg, तो जस्ट इसको अपोज करने के लिए क्या लगेगी, एक नॉर्मल फोर्स लगेगी इसके नीचे वाली सरफेस पे, ठीक है। उसको शो करने के लिए ऊपर दिखाते हैं, मगर ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है, एक्चुअल ये बी सरफेस के ऊपर लगती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल फोर्सेस के बारे में, ठीक। तो जब मोशन नहीं होता तो उस समय जो नॉर्मल फोर्स रहेगी वो लगभग हमारी क्या रहती है, mg के बराबर रहेगी, ठीक है, वेट के बराबर होती है, ठीक। अब बात आती है वेट क्या होता है।
मैंने ये पहले बोल दिया था कि न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हम किसी को भी एक्शन और दूसरे को क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे, मगर दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं वेट क्या है। इट इज द फोर्स directed towards the सेंटर ऑफ अर्थ की जगह मैं प्लैनेट बोल दे रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं कि ग्रेविटी क्या होगी, हर जगह हर प्लैनेट पे अलग अलग रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी कोई भी प्लैनेट होगा, जो वेट होगा वो हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा। हम लोगों की बुक में अर्थ लिखा रहता है, मगर वेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अर्थ पे ही हो, वेट वेरी कर सकता है, मास वेरी नहीं करता है, कहीं पे भी रहेगा, ठीक। तो वेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इंटू जी, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक। हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने केसेस के बारे में, नॉर्मल फोर्सेस के केसेस के बारे में। हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक देखने पहले क्या रहेगा, मोशन ऑफ एलिवेटर। मोशन ऑफ एलिवेटर जिसे हम क्या कहते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। तो यहां पे कुछ केस देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि लिफ्ट है, और आपको मालूम है कि टेंशन कैसे लगता है, टेंशन हमेशा क्या रहता है, पुल करता है, पुश नहीं करता, कभी भी हमेशा खींचता है, ठीक है। ऑलवेज क्या करेगा, ये पुश करेगा, पुल नहीं करता टेंशन हमेशा। तो लेट्स सपोज करिए एलिवेटर है और यहां पे आप क्या खड़े हैं, ठीक। अब एलिवेटर का केस क्या है कि एलिवेटर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है, तो उस समय इसे क्या फील होगा, यह हमें जानना है, ठीक। तो हमारा जो पहला केस होता है वो है यूनिफॉर्म स्पीड का, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो। यूनिफॉर्म स्पीड जो कि क्या हो सकती है, डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है, डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों हो सकती है, या तो ये क्या कर रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, दोनों के केस के लिए सेम ही रहता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो अगर ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो आपको मालूम है कि इसका जो मास होगा वो क्या होगा, mg लगेगा, और इसके जस्ट ऊपर क्या लगेगा, इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, जिसे मैं r दे दे रहा हूं ना, ठीक। तो अगर ये ऊपर जाती है चाहे नीचे जाती है, तो उस समय क्या होता है, जो हमारा एट इक्विलिब्रियम केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम केस में क्या रहेगा कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स मीन्स जो एफ नेट होता है वो हमारा क्या होगा, एम ए, मीन्स रिएक्शन वाली फोर्स और एम जे फोर्स, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा एम ए होगा। बट हमें ये मालूम है कि जो रिजल्टेंट और वेट है ये दोनों क्या होते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, मीन्स इन दोनों के बीच में ऑलवेज क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, या तो आर माइनस एम जी रहेगा या एम जी माइनस आर रहेगा। ये डिपेंड करेगा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको प्लस या माइनस करेंगे, ठीक। तो ओवरऑल जो एफ नेट होगा वो इन दोनों का क्या होगा, माइनस करके होगा। बट अभी हम लोग बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मींस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
v माइनस यू अपॉन टी। जब ये दोनों सेम है तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं एफ नेट की। तो एफ नेट एक्चुअल में होगा क्या, आर माइनस एम जी लिख सकते हैं, एम जी माइनस आर लिख सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं एम जी माइनस आर लिखता हूं और नेट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर के बराबर। मीन्स जो रिएक्शन फोर्स थी और जो वेट था वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एपरेंट वेट है, जो महसूस हो रहा है उसको, वो वही वेट महसूस हो रहा है जो कि ओरिजिनली उस आदमी का वेट था। एपरेंट वेट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट। ठीक, अब दूसरा केस है यहीं पे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2। यहां पे क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन अब 0 नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। पहले डाउनवर्ड की बात करते हैं, फिर अपवर्ड की बात करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा, जो नेट फोर्स है वो एम इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जो एम इस आदमी का मास है और जिस एक्सेलरेशन से ये जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है, अब बात यह आती है कि नेट फोर्स क्या होगा। देखिए यहां पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एमजी भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मीन्स एम क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन की फोर्स को हम मैक्सिमम मान के चलेंगे। ठीक, मीन्स अगर मैं इस चौक को नॉर्मली फेंकता हूं तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, जी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या कर रहा है, इसकी फोर्स वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज करता जा रहा है। बट अगर मैं इसको और थ्रो करता हूं, इसे इनिशियल वेलोसिटी देता हूं, तो ये क्या करेगा, और तेजी से नीचे जाएगा। मीन्स जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन की फोर्स को हम क्या करेंगे, डोमिनेंट नेचर मानेंगे। क्या मानेंगे, डोमिनेंट नेचर। तो हम किसको माइनस करेंगे, एमजी माइनस आर करेंगे। क्या करेंगे, एमजी माइनस आर करेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे, एम ए। यहां से मैं रिएक्शन फोर्स निकालना चाह रहा हूं कि इसको क्या फील होगा, इसको क्या फील होगा, एमजी कभी नहीं फील होगा, इसको यह फील होगा कि इसके ऊपर रिएक्शन कितनी लग रही है। या जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, इसको आर की जगह हम एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, ये फील करता है लिफ्ट में। जब लिफ्ट ऊपर जाते हैं तो आपको जो फील होता है वो नॉर्मल फोर्स फील होती है। जो नॉर्मल फोर्स होती है वो मैन फील करेगा। ठीक है, तो अब यहां से मैं अगर नॉर्मल फोर्स निकालना चाहूं तो क्या होगा, एक्चुअल में एम जी माइनस एम ए। ठीक, तो यहां पे क्या रहेगा, एम को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, जी माइनस ए। तो ये रहा आपका नॉर्मल फोर्स। मीन्स जो नॉर्मल फोर्स है इसी को हम एपरेंट फोर्स बोलते हैं। तो एपरेंट फोर्स क्या है, एपरेंट फोर्स या जो वेट बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल वेट से क्या है, कम है। यहां पर
अब बेटा कम है तो इसका मतलब इसको क्या लगेगा कि इस पे जो फोर्स लग रही है जब लिफ्ट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या लग रहा होगा इसको कि जो इस पे फोर्स लग रही है वो क्या है, बहुत कम है, एक्चुअल वेट से भी क्या है, कम है। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि अगर यही डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो, क्या हो, डाउनवर्ड की जगह क्या हो, अपवर्ड हो। ठीक। मीन्स अब जो बॉडी मूव कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, तब क्या केस बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो हमें ये तो मालूम है कि एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, एम ए होगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जिस साइड एक्सेलरेशन, जिस साइड मोशन होता है उस साइड की फोर्स को हमेशा डोमिनेंट नेचर का रखेंगे, बस इतना दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री बना रहे तो हमें मालूम है कि डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या होता है, अगर देखो रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना पड़े तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो cos 180 डिग्री होगा, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो क्या जाएगा -2ab। यहां से हमें निकल के आएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम क्या कहेंगे a माइनस बी। तो जब भी दो अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती है तो वो हमेशा माइनस ही होंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगी, डिफरेंस होगा। ठीक है। तो ये यहां पर मैं बता दिया हूं, फिर कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी बॉडी जिस डायरेक्शन मूव करेगी उस डायरेक्शन के फोर्स डोमिनेंट नेचर का होगा, मीन्स ज्यादा होगा। और हमेशा हम रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। ठीक है। तो ज्यादा कौन सा है, आर, और कम कौन सा है, नीचे जो लगा एम जी इज इक्वल टू एम ए। हमें क्या फील होता है, हमेशा आर फील होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम ए। और इसी को क्या लिख सकते हैं, एम को कॉमन लेंगे तो जी प्लस ए। अब बेटा यहां देखो क्या है, आर ज्यादा है, वेट से ज्यादा है, एम जी हमारा वेट था, इससे ज्यादा कुछ फोर्स और लग रहा है, मीन्स जो हमारा एपरेंट वेट है वो हमें कैसा फील होगा, ज्यादा फील होगा। एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। देखिए फोर्स और वेट अगर मैं लिख रहा हूं तो वो दोनों सेम ही चीजें हैं, क्योंकि वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है। तो जो हमें फील हो रहा है, मीन्स जो आर है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू है। ठीक, वेट से क्या है, रिएक्शन ज्यादा है। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर की साइड होता है तो हमें लगता है कि हमारा वेट क्या है, ज्यादा है। और वो आप फील भी करते होगे कि जब झूला ऊपर जाता है तो क्या होता है, जब झूले में झूलते हैं आप, वेट ज्यादा लगता है। जब नीचे आता है तो क्या लगता है, वेट हल्का लगता है। क्योंकि जब नीचे आता है तो उस केस में क्या था, फ्रंट वेट कम था। तो जब नीचे आता है तो हमें कैसा लगता है कि हमारे वेट क्या है, कम है। किस वजह से, इस कारण से होता है। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट न्यूटन लॉ के बेसिस पे कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन हमने ऊपर नीचे दोनों यूनिफॉर्म करा दिया, बट अगर मैं केस 4 लेता हूं, और वो केस 4 क्या है, फ्री फॉल का। क्या, फ्री फॉल का। फिर जब फ्री फॉल होगा तो इसका मतलब यहां पे टेंशन नहीं रहेगी, इसका मतलब मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको कैंची से काट दिया। ठीक है। और अगर इसे कैंची से काट दिया तो क्या हुआ, सिंपली इससे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अर्थ का लग रहा है, मीन्स ग्रेविटी का लग रहा है। अब जब मोशन नीचे तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, एम होगा। ठीक बेटा, डोमिनेंट नेचर क्या कर रहा है, एमजी करेगा, क्योंकि नीचे की साइड मोशन, जिस साइड में मोशन होती है वो ही डायरेक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है। ये लिख लो कहीं पे।
क्या? दैट फोर्स विल बी डोमिनेंट इन नेचर वेयर द डायरेक्शन मोशन इज एक्ट ऑन द बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करी होगी उसी फोर्स को हम क्या करेंगे? डोमिनेंट नेचर का मानेंगे। तो अब बॉडी नीचे की साइड मूव करी तो mg को क्या मानेंगे? डोमिनेंट नेचर। ठीक, साथ में हम लिखेंगे रिएक्शन। और जो हमारा एक्सेलरेशन है इस समय फ्री फॉल में, जो बेटा एक्सेलरेशन होता है वो सिंपली क्या होता है? ग्रेविटी होता है, क्योंकि और एक्सेलरेशन तो कुछ लग नहीं रहा है। तो देखिए यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? mg। तो r की वैल्यू क्या आई? 0। अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एपरेंट वेट था, वो क्या हो गया हमारा? 0। मीन्स हम लोग किस कंडीशन पहुंच गए हैं? वेटलेसनेस। इसी कंडीशन क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर कि अगर फ्री फॉल होगा तो इसको अपना वेट महसूस नहीं होगा, इसको लगेगा कि मेरा वेट क्या है? 0 है। ठीक है, जो हम लोग स्पेस में या वैक्यूम में फाइंड आउट करते हैं वो यही होता है, वेटलेसनेस। ठीक है, अब एक कंडीशन और है कि अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए तो क्या केस होगा? अब केस यह आता है कि बॉडी नीचे की साइड मूव कर रही है। ठीक है, केस 5 क्या है? बॉडी तो नीचे की साइड मूव कर रही है, बट जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या? ग्रेविटी से ज्यादा है। उस केस में क्या होगा? देखिए, एट इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम केस पहले कंडीशन देखेंगे। हमें मालूम है एफ नेट क्या होता है? एम ए। ठीक, अब जब एम ए है नेट तो डायरेक्शन क्या है मोशन की? इस साइड, तो ये क्या होगा? एम जी आर, और साथ में क्या ये? एम ए। ठीक, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक, एम जी माइनस ए। यहां पे बेटा मैंने कहा कि एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी से ज्यादा है। अगर ग्रेविटी में से बड़े में से छोटे घटाओगे तो निगेटिव आंसर आना चाहिए मेरा। ठीक है, एम ए मान लीजिए कुछ समथिंग आया, इन दोनों को सॉल्व करने पे या ये बोल दीजिए कि ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? निगेटिव। क्यों? सिंस ए इज ग्रेटर देन जी। ए बड़ा है और जी क्या? छोटा है, और ए के सामने निगेटिव साइन है तो क्या होगा? आर निगेटिव आएगा। तो आर निगेटिव आने का सेंस क्या बन रहा है यहां पर? क्योंकि हमें मालूम है नॉर्मल फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव फोर्स नहीं हो सकती। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये नॉर्मल फोर्स नेगेटिव आ रही है तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो आदमी है ये छत पे क्या करेगा? इसकी जो सीलिंग है, लिफ्ट की जो ये जो ऊपर वाला पार्ट, इस पे जाके क्या करेगा? स्टक कर जाएगा। ठीक, या स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा ये आदमी? उठ के क्या कर जाएगा? यहां चिपक जाएगा। उठना मतलब अपने आप ऑटोमेटिक क्या करेगा? ये इस सीलिंग से जाके क्या करेगा? लिफ्ट की सीलिंग से जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये केस है आपका कब? जब एक्सेलरेशन हम ग्रेविटी से ज्यादा दे दें। ठीक है, मीन्स अब वो कैसे हो सकता है? अब वो ऐसे हो सकता है कि इतनी फोर्स दे दी जाए कि ग्रेविटी को क्या कर जाए? वो पार कर जाए। ठीक है, जब हम लिफ्ट को फ्री फॉल करा रहे हैं उससे पहले हम एक फोर्स और दे दें। ठीक है, जिसके कारण क्या हो? एक्सेलरेशन जी से क्या हो? ज्यादा हो जाए। तो उस समय केस क्या होगा कि जो आदमी वो क्या करेगा? छत से स्टक कर जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एपरेंट वेट का मतलब यही हुआ कि जो हमारा मैन है वो स्टक कर जाएगा इससे। ठीक है, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसका? कि जब नॉर्मल फोर्स जो होती है जो इसको फील हो रही है वो क्या हो? नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 केस, किसके? एलिवेटर के। ठीक है, और इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन लगते हैं। ट्रिक केवल इतनी है, ट्रिक बस केवल इतनी है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो उसकी डोमिनेंट नेचर होगी। ठीक है, क्या होगी? डोमिनेंट नेचर होगी। तो ये था आपका लिफ्ट का केस।
अब बात करते हैं कनेक्टेड मोशन की, या कंस्ट्रेंट मोशन भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सब जगह यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस मैं एक कनेक्टेड का बताता हूं, ठीक है, जनरल। उसके बाद क्या होगा, इसी बेसिस पे आपको सारे लगाने, ठीक है। केसेस बहुत मिलेंगे, एंगल पे मिलेगा, हर जगह सब चीज मिलेगी, बट आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उससे सब चीज सीख सकते हैं, ठीक है। अब वो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पुली है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक वायर रोक गई और मास M2 से कनेक्ट हो गई, तो मास M2 बोले, चलिए मास M2 बोलते हैं, ठीक है। अब ये T है तो जाहिर सी बात है इसका T इधर होना चाहिए, ठीक। अब ये दूसरी रोप यहां से आई, वही सेम रोप यहां से आई और यहां क्या की, M1 मास से कनेक्ट हुई, तो यहां पे भी टेंशन क्या होगा, T ही लगेगा, ठीक है। एक चीज है, जब भी हम रोप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रोप की बात करेंगे, तो जब मास की वजह से यहां पे जब ग्रेविटी लगी, तो जो टेंशन होता है वो हमेशा क्या करता है, पुल करने की कोशिश करता है, हर चीज को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, पुश कभी नहीं करता। टेंशन ऑलवेज एक्ट एज अ, टेंशन इज ऑलवेज एक्ट एज अ सॉरी पुशिंग नहीं, पुलिंग, खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल ऑन एनी बॉडी, ठीक है। बट यहां पे क्या रहा है, जो टेंशन होता है वो हमेशा पुलिंग का काम करता है, खींचने का काम करेगा, ठीक है। ऑलवेज क्या लगेगा, खींचने का काम करेगा ये, ठीक। और अगर जहां पे टेंशन जीरो हो जाता है, अगर रोप में टेंशन जीरो हो गया, तो जो रोप होती है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, मीन्स ढीली हो जाती है, क्या होती है, ढीली हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है फ्लैट, ये तब पढ़ेंगे आप जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, कब, वर्टिकल, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखते हो कि एक धागे से मैं पत्थर को बांध और उसको क्या किया, फिर घुमा रहा हूं, तो एक वर्टिकल सर्कल बनता है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल की मोशन जब बात करते हैं, तो कितनी एक्चुअल में वेलोसिटी चाहिए रहती है मुझे इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो वो जब पढ़ेंगे तब हम ये फ्लैट की बात करेंगे। बट अभी क्या, अगर मास है तो टेंशन होगा, और टेंशन यहां होना, तो इसका हम क्या करते हैं, फोर्स है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टेंशन को क्या एक्सटेंड करके कहते हैं कि भैया ये डायरेक्शन है टेंशन की, ये भी डायरेक्शन है टेंशन की, तो यहां पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, नेट टेंशन जो होगा पुली पे, ये जो प्रेशर लगेगा या फोर्स लगेगा इस पुली पे, वो क्या होगा, देखो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब थीटा जीरो हो गया, और जब दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में और थीटा जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नॉर्मल क्या करते हैं, सम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पुली पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 2T लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल पे है, ठीक है। और मालूम है रिजल्टेंट क्या होता है, 0 डिग्री पे अगर सेम एंगल पे सेम क्वांटिटी रहती है, तो वो दोनों नॉर्मली क्या करती है, ऐड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इसकी स्टडी कैसे करें, इस मोशन की स्टडी कैसे करें, इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ साथ इसका टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, अभी ये बात करते हैं, ठीक। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को हैवी और किसी एक को क्या करना पड़ेगा, हल्का मानना पड़ेगा, तभी हम फील कर सकते हैं कि एक्चुअल में टेंशन क्या है। अगर ये दोनों सेम रहे तो क्या होगा, कोई मोशन ही नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, टेंशन सेम रहेगी। बट यहां पर मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि जो हमारा M1 है वो ग्रेटर देन है M2 से, क्या मान के चल रहा हूं, M1 क्या है, M2 से बड़ा है। अगर M1 M2 से बड़ा है तो M1 नीचे की साइड जाएगा, और M1 नीचे की साइड जाएगा तो M2 क्या करेगा, ऊपर की साइड जाएगा, क्लियर है। तो जो बॉडी मूव करेगी वो इसी डायरेक्शन करेगी, एक्सेलरेशन इसके लिए क्या है, नीचे की साइड, और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि हल्का तो ये ऊपर जाता तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऊपर के साइड। तो पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, फिर इसकी स्टडी करते हैं। पहले इसका लिखते हैं, मैंने क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। यहां पे भी वेट लगेगा क्योंकि मास है तो वेट तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो डोमिनेंट नेचर क्या हमारा M1G, तो क्या लिखेंगे,
एफ नेट फॉर मास m1। पहले m1 की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ नेट जो होता है वो हमारा क्या होगा, m1 है ना, क्या होगा m1a। अब ये एफ नेट क्या होगा, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसकी, यहां से क्या है कि एक्सेलरेशन ऊपर की साइड हो रहा है, मींस बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो टेंशन अब क्या करेगा, डोमिनेंट नेचर का होगा। तो फॉर मास m2, अब बेटा m2 मास के लिए क्या होगा, मोशन ऊपर कर रहा है तो साला टेंशन क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो t नीचे क्या लगा, m2g, वो किसके बराबर हो जाएगा, m2a के, ठीक है। अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व, देखते क्या होता है। तो बेटा अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करने की कोशिश करते हैं। बेटा 1 2 को ऐड करोगे तो टेंशन गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम से टेंशन गायब हो जाता है, वैसे टेंशन यहां से गायब हो गया। जब टेंशन यहां से गायब हो गया तो हम क्या कर सकते, केवल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें m1 m2 मालूम है, g मालूम है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, पहले हमें वही चाहिए। तो क्या किए, जब इन दोनों इक्वेशन को मैं फाइंड प्लस करूंगा तो क्या होगा बेटा, यहां से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो यहां ए कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर रहेगा हमारा m1 है प्लस m2 है, ठीक। बेटे यहां से मैं कॉमन लूं तो क्या होगा, m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। अब a निकाल सकता हूं मैं यहां से, बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में क्या होगा, जी का मल्टीप्लाई। तो ये है हमारी एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये क्या करेगा, ऊपर करेगा। बट ये कब है, जब m1 बड़ा हो। अगर m2 बड़ा होगा तो क्या होगा, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1 रिप्लेस कर जाएगा, बस एक्सप्रेशन सेम रहना है, ठीक है। तो ये था बेटा एक्सेलरेशन। अब बेटा हमें एक्सेलरेशन तो मालूम पड़ेगा, पहले एक्सप्रेशन देख लू सेम है कि नहीं। चलिए ठीक है, एक्सप्रेशन सेम है। अब देखिए बेटा, हमें एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया ना, अगर एक्सेलरेशन को 1 या 2 में से किसी एक में रखूंगा तो मैं टेंशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो चलिए टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। टेंशन कहां फाइंड आउट करें, इस क्वेश्चन की जरूरत तो है ही है। चलिए बेटा इसको भी आप हटा देते हैं, अब सिंपली मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो अब बेटा एक्सेलरेशन को अगर मैं यहां पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, लिख देता हूं मैं, पुट द या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं तो क्या होगा, m1g माइनस p इज इक्वल टू m1, ए की जगह क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, मीन्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन g, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए जरा, देखिए m1g माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक। तो टेंशन होगा क्या होगा, m1g माइनस m1 स्क्वायर जी माइनस प्लस कर देगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना है, अब तो इसका कोई काम नहीं हमारा। अब एलसीएम लीजिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको t क्या मिलेगा, m1 स्क्वायर जी माइनस
प्लस m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये कैंसिल दिख रहा है आपको, ठीक। तो आज जो टेंशन होगी वो क्या होगी, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में क्या होगा, g का मल्टीप्लाई। ये हमारी टेंशन आएगी इस केस में, ठीक है। देख लेते हैं क्या आ रही है टेंशन, 2m1 m2, बढ़िया। अब मैंने ये प्रेशर की बात करी थी पुली में, वो क्या था, 2t समथिंग आ रहा था, मैंने बताया था। एक टी इधर जा रहा है, दूसरा टी इधर जा रहा है, तो इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा होगा, सेम डायरेक्शन में है, तो सम हो जाता है 2t होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन पुली क्या होगा, इसको अगर मैं P से डिनोट कर देता हूं, वो क्या होगा 2t, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में क्या हो जाएगा, ये पुली पे फोर्स लगी है इतनी, ठीक है, यही है ना, हाँ सही है, ठीक। तो बेटा ये था आपका कनेक्टेड मोशन का केस, ठीक है। जब भी कभी भी पुली की बात आएगी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड के मासेस को कंपेयर कराना है, मोशन मैंने जैसे लिफ्ट में बताया कि सेम सेशन में उसको आपको करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना रहता है हमेशा। क्या निकालना रहेगा, एक्सेलरेशन और टेंशन। चलिए एक और मैं ले लेता हूं केस, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा एक तरीके से आप समझ लीजिए क्वेश्चन टाइप में हो रहे हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सीखिए कि कैसे करना रहता है। अलग अलग मास का पहले मोशन निकालेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वहां से हमें एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना रहेगा, ठीक है। यही केस हमेशा हर बार करते हैं, ठीक, चाहे कोई एंगल ले चाहे कुछ ले, सेम केस रहने वाला है। चलिए अगला केस मैं देख लेता हूं, केस क्या है हमारा, चलिए ये वाला देख लेते हैं कि एक स्मूथ सरफेस है, क्या है, ये स्मूथ सरफेस है। बेटा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक एक्सेलरेशन, ये जब तक बॉडी नीचे निकलेगी उस पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगाना बेकार है, ठीक है। अगर मोशन ऐसे कर रहा ऑब्जेक्ट तो उस पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगाना एकदम बेकार है, फालतू की चीज होती है, ठीक है। जब तक फ्रिक्शन रोल में नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, उस केस को लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। बेटा यहाँ एक पुली मैंने बांधी इस सरफेस से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मास रखा जिसका मास m1 है, ठीक है, और यहां से एक रोप बांधी और क्या किया, एक मास मैंने यहां क्या किया, m2 रखा, ठीक। तो अब क्या करेगा ये, यहां पर टेंशन लगेगी, यहां पर भी टेंशन लगेगी। अब देखिए इस टेंशन को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ठीक, और इस एक्शन को, टेंशन को एक्सटेंड करेंगे तो यहां होगा टी। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी बेटा, जो सेम मैग्नीट्यूड क्या 90 डिग्री पे है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, बीच में एकदम लाई करेगा, ठीक है। ये मैं कह दिया कि पुली का जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, जो पुली के ऊपर लगेगा वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, जो कि दोनों तरफ से क्या बनेगा 45 डिग्री बनाएगा, क्योंकि इक्वल क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस केस की। बेटा यहां पे भी अब ये मान के चलते हैं कि m2 क्या है, हैवी है m1 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये नीचे की साइड आएगा, वेट लगेगा इस पे m2g, तो एक्सेलरेशन यही नीचे की साइड होगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इस पे एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो पहले बात करते हैं मास m2 की। तो फॉर मास m2 पहले इंडिविजुअल मास के बेटा क्या करेंगे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है।
जो एफ नेट है वो किसके बराबर होता है हमें मालूम है, एफ ए के। एफ नेट क्या है, यहाँ mg यहाँ टेंशन है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन की फोर्स को क्या करते हैं, डोमिनेंट नेचर लेते हैं। तो क्या लेंगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक, अब बात करते हैं मास 2 की। तो फॉर मास 2, अब जब मास 2 की बात करेंगे बेटा, सॉरी मास 1 की, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन मैच होता है और क्या करें इंडियन एसेंस आ ही जाता है बेटा। तो देखिए जो मास है वो क्या होगा यहां पर, फिर यहाँ पे mg तो नहीं लग रहा, यहाँ एक्सेलरेशन है, ठीक, और ये क्या है हमारे पास m1 है। तो यहां पे देखिए इस डायरेक्शन क्या हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक, और इसी डायरेक्शन हमारा क्या है, टेंशन है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ क्या कह रहा था मैं, मास है, हाँ। तो ये जो मास है सॉरी बेटा, ये मास है, इस पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। तो डोमिनेंट नेचर कौन किया बेटा, हम तो एफ नेट लेके चल रहे हैं, एफ नेट क्या होता है एम। अब बेटा इस फोर्स पे जो नेट फोर्स है वो केवल टेंशन की वजह से लग रहा है, ये बॉडी मूव क्यों कर रही है, टेंशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ जो एफ नेट है, mg का तो रोल यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे गिर नहीं रहा है, ठीक है, ये मोशन अलोंग का हॉरिजॉन्टल प्लेन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ जो एफ नेट है वो सिंपली क्या है, टेंशन है, जो किसके बराबर है, मास क्या था इसका, m1 a के बराबर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, क्लियर है। अब बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर इस t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई काटते पीटने वाला ज्यादा झंझट है नहीं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। तो क्या करते हैं, 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, टेंशन को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। बेटा यहाँ 2 कर लेना, हाँ भूल गया मैं, क्योंकि मास 2 की बात हो रही है ना। तो यहाँ से बेटा एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, m2g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 a। तो a हमारा क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 2g। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लें, सही है बेटा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन तो सही आया, अब बात करते हैं टेंशन की। तो बेटा यहाँ m1 तो है मगर a क्या है, यहां से पुट कर दें, तो फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा बेटा, कि जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, m1 a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, ये बेटा हो गया आपका टेंशन, ठीक। अब बेटा यहां पर बात करते हैं कि पुली पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है। तो बेटा ये क्लियर आपको हो गया होगा, अलग अलग फोर्सेस पे बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग मास जितनी भी बॉडी देंगे उन सबकी पहले इंडिविजुअल इक्वेशन निकालो, फिर उसको बैठ कर आराम से सॉल्व करो और एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि टेंशन हमेशा क्या होता है, पुलिंग होता है, पुशिंग नहीं होता, पुश नहीं करेगा हमेशा, किसी चीज को धक्का नहीं मारेगा, हमेशा क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। खींचने की वजह से ही टेंशन आता है रोक से, हमेशा याद रखिएगा बेटा। जो रिजल्टेंट है पुली पे जो रिजल्टेंट टेंशन है वो क्या होगा बेटा, मालूम है कि दोनों टी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो बेटा कॉस 90, क्योंकि ये दोनों पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा यहाँ पे √2t। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट लगा वो क्या लगा, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या लगेगा, √2t लगेगा इस पुली पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो टेंशन है वो ये रहा, तो यहाँ आप टेंशन की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये बेटा केस होता है हमेशा
कनेक्टेड मोशन जब भी बात करेंगे, पुली की बात करेंगे या किसी एंगल पे बात करेंगे तो थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, बट सारे केस ऐसे ही होने रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज क्या करना है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होता है, आगे साइड बुक्स में आपको बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाएंगे, बट हर जगह कॉन्सेप्ट यही है, अलग अलग बॉडी के पहले मैं इक्वेशन निकाल लूं, फिर उनको सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, हमेशा इसको क्या करूंगा, ए और टी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, मोशन डिपेंड करेगा बेटा, जिस डायरेक्शन मोशन होगा वो डोमिनेंट नेचर होगा, बस इतना याद रखना, इक्वेशन अपने आप बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके।